हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक्स 21। आज का टॉपिक है डिटेलिंग ऑफ कॉलम एज पर IS 13920/2016 एंड अमेंडमेंट नंबर 1 एंड 2। ये इस टॉपिक पर ये डिटेलिंग ऑफ कॉलम का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम मेन टॉपिक ले रहे हैं ट्रांसफर्स, रिइंफोर्समेंट एंड स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट। इन दो टॉपिक पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। बाकी पिछले वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में हम इनके क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 7.3.2 का उल्लेख किया था। आज अगला क्लास है 7.33। इस क्लास में मैटर है ए कॉलम दैट एक्सटेंड्स 100 mm बियॉन्ड द कोर शैल बी डिटेल्ड एज बिलो। इसका मतलब है कि अगर कोई कॉलम अपनी कोर से, यानी ये जैसे हमारा पुराना ये कोई कॉलम है, ये 4 बार लगे हैं कॉर्नर में, ये इनका सियर टाइप बनी हुई है कॉलम की, और इसकी ये हमारे यहाँ तक जो है ये इसकी कॉलम की कोर है बेसिक, मतलब इसके ओरिजिनल साइज जो स्क्वायर कॉलम होगा उसका ये मूल साइज जो है यहाँ तक है केवल। अगर किसी आर्किटेक्चरल नीड के कारण, किसी सुंदरता के उद्देश्य से अगर हम इसका ये सिरा आगे को एक्सटेंड करना चाहते हैं, या ऐसी कहीं आवश्यकता हो रही है कि ये यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, इसको भी यहाँ तक बढ़ा दिया जाए और ये बीच में इतना खाली रखें, तो उस केस में अगर ये एक्सटेंशन हमारा कोर से 100 मिलीमीटर से ज़्यादा का किया जाता है, तो उस केस में कोड ने कहा है 2 कंडीशन के केस में, जब हम इस बढ़े हुए क्षेत्रफल के द्वारा जो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होती है कॉलम की, वो हम कॉलम की सामर्थ्य में ऐड करते हैं, यानी इस बढ़े हुए एरिया को भी कॉलम की सामर्थ्य में हम इंक्लूड कर लेते हैं, उसको जो है कंसीडर करते हैं स्ट्रेंथ के साथ। यानी हम जब कॉलम का एरिया कैलकुलेट किया जाएगा तब हम इस एरिया को भी उसमें कॉलम के एरिया में ही सम्मिलित कर लेंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो इस बढ़े हुए भाग में जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये 2 पड़ेंगी, और ये जो शियर बाल पड़ेंगे, लेटरल ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट जो पड़ेगा वो हमारा किसके अनुसार होगा, इसी कोड के अनुसार होगा, यानी 13/920/2016 के अनुसार जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लॉन्गिट्यूडनल बार्स के लिए और ट्रांसवर्स बार्स के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टील यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और अगर गणना में कॉलम का जो इक्विवेलेंट एरिया है, कॉलम में कंक्रीट का एरिया जो हम निकालेंगे, कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसमें अगर हम इस एरिया को सम्मिलित नहीं करते हैं, अगर इस एरिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसके अनुसार ये बी क्लास में ये बात बताई गई है कि तब हम IS 456 के अनुसार जो इसमें स्टील की आवश्यकता है, लॉन्गिट्यूडनल बार IS 456 के अनुसार कितना चाहिए और ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट IS 456 के अनुसार जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करेंगे। यानी इसमें फिर हमको IS 13920/2016 के प्रोविज़न अप्लाई नहीं करने हैं। अब इस केस में देख लीजिए, हमारा जो ये बेसिक कोर थी उसका रिइंफोर्समेंट जो टाई है उसकी शेप यहाँ पर ये दर्शाई हुई है, और जो ये हमारा बढ़ा हुआ पार्ट है इसमें एक ये लॉन्गिट्यूडनल बार यहाँ पर है, एक लॉन्गिट्यूडनल बार कॉलम में ये पड़ी हुई है। इसका एक लिंक जो है ये इस तरह का बनाया जाएगा, दोनों सिरों पर 135 डिग्री का बेंड देते हुए एक हमारा लिंक ये बनेगा, एक लिंक ये बनेगा। इसको हम यहाँ इस बार के साथ फंसाएंगे और यहाँ पर इस बार के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से दूसरी छड़ जो इधर से जुड़ी हुई है वो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें डाल देंगे। तो ये 2 एक्स्ट्रा लिंक और हमको इसमें प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये था हमारा 7.3.3 क्लास के बारे में। अब हम 7.4 क्लास को लेते हैं, जिसमें ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो 7.4.1 इसका लिंक शैल है, यानी लिंक में 135 डिग्री का हुक लगाया जाना
चाहिए। ये 7.41 क्लास जो है इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जितने भी लिंक हैं उनके सिरों पर 135 डिग्री का, यानी ये एंगल हमारा 135 डिग्री का होगा। कौन सा एंगल? यानी इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इससे, और ये जो हमारी छड़ जिस दिशा में मुड़ गई है इसका ये एंगल 135 डिग्री का हो जाता है। यानी इस दिशा से ये कितना बेंड कर दिया गया है? 135 डिग्री। तो इस बेंड को हम 135 डिग्री बेंड कहते हैं। इस बेंड में जो ये स्ट्रेट पोर्शन था, इस स्ट्रेट पोर्शन की जो लंबाई है अब नए कोड के अनुसार ये 8 डाया के बराबर होनी चाहिए और इसका मान 75 मिलीमीटर से अधिक या बराबर हो। यानी ये 75 मिलीमीटर से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, हमने पीछे बीम वाले में भी ये बात बताई थी कि IS 13/920/2016 में यहाँ पर अब जो है 6 डाया लिखा हुआ है और यहाँ 65 मिलीमीटर ये लिखा हुआ है, 65 mm और ये है 75 mm। तो 65 mm और 6 डाया लिखा हुआ है। ये एक्चुअली IS 13/920/2016 में लिखा है, लेकिन इसका जो अमेंडमेंट नंबर 1 जारी किया गया है उसमें ये करेक्शन फिर से कर दिया गया था कि 6 डाया के स्थान पर 8 डाया कर दीजिए और यहाँ 65 mm के स्थान पर 75 मिलीमीटर इसको चेंज कर लीजिए। तो ये करेक्शन जो है हमारा लगाया हुआ है किसके द्वारा? अमेंडमेंट नंबर 1 के द्वारा। तो अमेंडमेंट नंबर 1 में ये बात कही गई है कि इसको इतना करते हैं। इससे पहले हमारे पुराने कोड में ये जो स्ट्रेट लेंथ होती थी इस हुक की, ये 10 डाया के बराबर लिखी गई थी। तो वो तो हमारा 13/920 में ही 216 के अनुसार ही रिवाइज हो गया है। एट प्रेजेंट ये हमारी दूरी 8 डाया के बराबर है और ये 75 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास है हमारा 7.42। इसमें कई पार्ट हैं, तो इसका पहले ए पार्ट देखें। ए पार्ट में कहा गया है कि अगर हमारे मेन बार्स यानी लॉन्गिट्यूडनल बार्स कॉलम की 32 मिलीमीटर से कम व्यास की हैं, तब जो लिंक का डाया है वो 8 mm का प्रयोग किया जाएगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल बार्स कॉलम में 32 मिलीमीटर से अधिक व्यास की हैं, तब हम जो लिंक प्रोवाइड करेंगे वो 10 mm डाया का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा 7.42A के अनुसार ये लिंक के व्यास निर्धारित कर दिए गए हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स के व्यास पर निर्भर कर रहे हैं। 32 mm से कम होने पर 8 mm व्यास का लिंक होगा और 32 mm से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल बार का व्यास होने पर 10 mm का लिंक होगा। इसके बी क्लास में है कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द पैरेलल लेग ऑफ द लिंक शैल बी 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसका अर्थ देख लें कि किसी भी कॉलम में जो हमारी ये लिंक डाला जाएगा, लिंक की ये जो 2 लेग हैं, एक ये लेग हो गई एक ये लेग हो गई, इनके बीच सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है इसका मान ये कह रहे हैं कि इस कोड के अनुसार ये 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम लिमिट जो है ये हमारी कितनी है? 300 मिलीमीटर की है। ये स्पेसिंग हमेशा 300 मिलीमीटर से सेंटर टू सेंटर कम होनी चाहिए। अब इसके बाद सी अगले क्लॉज में देखिए, तीसरे, इफ इट इज ग्रेटर देन 300 mm, अगर किसी कॉलम में हमारे 2 लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच का स्पेसिंग 300 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये 300 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक, तब ये कोड की रिकमेंडेशन है कि इसके बीच में हमको एक्स्ट्रा बार इसमें डालने होंगे। नंबर ऑफ बार्स को हम बढ़ा करके प्रयोग करेंगे, यानी डाया कम करके नंबर ऑफ बार्स हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर भी अतिरिक्त 2 छड़ें डालेंगे जिससे कि इन दोनों के बीच का स्पेसिंग 300 मिलीमीटर से कम हो जाए। यानी तो इस तरह से हम इतनी नंबर ऑफ बार बढ़ा लेंगे कि 2 कंजिक्यूटिव लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ये किसी भी कीमत में 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको 300 मिलीमीटर से कम बना लेते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारा 300 से कम है उसमें कोई अतिरिक्त बार डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा प्रोविज़न है। और इसके बाद जो अतिरिक्त छड़ें डाली गई हैं उनको हम ये क्रॉस टाई के द्वारा आपस में कनेक्ट कर देते हैं।
तो इस तरह का क्रॉस टाई जो है लगा करके हम इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारे सी क्लॉज में इस बात का उल्लेख किया गया, इफ इट इज ग्रेटर देन 300 mm क्रॉस टाई शैल बी प्रोवाइडेड एज इन फिगर, इन दोनों फिगर में। अब इसके बाद अगला क्लॉज आप देखें, इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में है मैक्सिमम स्पेसिंग एट ऑल अदर प्लेसेस। इसके बाद ये कहा गया है कि ये जो मैक्सिमम स्पेसिंग एट ऑल अदर प्लेसेस वेयर कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड शुड बी। अब इसमें कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट के बारे में तो हालांकि बाद में बताया गया है, फिर भी इसका हम अर्थ समझा दें। एक्चुअली इस कॉलम में जहाँ ये कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट यानी नज़दीक नज़दीक जो प्रॉब्लम है ये जो डाला गया है, इस प्रॉब्लम के अलावा जितने भी खाली जगह है उस स्पेस में जो लिंक का स्पेसिंग है ये हमारा D/2 से अधिक नहीं होना चाहिए, जहाँ पर D क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। कॉलम की जो छोटी भुजा है उसके बराबर ये D है, उसका D/2 से ये अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम स्पेसिंग पर ही छल्ले प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये तो लिंक के बारे में, स्पेसिंग के बारे में कहा गया है। इसमें यहाँ पर इसी फिगर में आप देख लें, जैसे एक एग्जांपल हमने ये लिया है, इसमें कॉर्नर बार्स ये हमारी हैं, इनके बीच भी हमारी स्पेसिंग 300 मिलीमीटर से ज़्यादा थी, यहाँ से यहाँ तक भी स्पेसिंग 300 मिलीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसमें 2 छड़ें हमको एक्स्ट्रा बीच में डालनी पड़ गई, जिससे कि ये दूरी तभी हमारी 300 मिलीमीटर से कम हो पा रही है। तो इसको 300 मिलीमीटर से कम बनाने के लिए बीच में हमको 2 बार से यहाँ डालने पड़े। जब हम इनके बीच में ये क्रॉस टाई डालेंगे तो इस क्रॉस टाई के बारे में कोड ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये क्रॉस टाई किस तरह का होगा। ये क्रॉस टाई यहाँ पर एक सिरे पर 135 डिग्री का एंगल बनेगा, इस क्रॉस टाई के दूसरे सिरे पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से दूसरी जो क्रॉस टाई पड़ेगी उस क्रॉस टाई में इधर का एंगल 135 डिग्री का होगा और 90 डिग्री का बेंड इस सिरे पर बनाया जाएगा, यानी ये अपोजिट फेस में बनाया जाता है। अगर 90 डिग्री का बेंड एक क्रॉस टाई में इस नीचे की ओर आ रहा है तो दूसरी टाई में जो है, दूसरी क्रॉस टाई में ये दूसरे फेस पर आएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट क्रम में ये हम डालते हुए इनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, लंबाई की दिशा में भी आप यह ध्यान रखें कि जैसे ये हमारी इस पे एक स्थान पर, एक सेक्शन पर ये हमारा लिंक हो गया, जब दूसरा लिंक डालेंगे कॉलम में उसकी दूसरे हाइट पर, तो वहाँ पर इसकी दिशा को बदल देंगे, यानी ये 135 ऊपर कर देंगे और ये 90 डिग्री नीचे कर देंगे। इसी तरह से इसका रिवर्स कर देंगे, ये 90 डिग्री ऊपर कर लेंगे और ये 135 डिग्री नीचे कर लेंगे। तो कॉलम की लंबाई के एलोंग भी हम इनके 90 डिग्री बेंड को क्रमशः पलटते जाते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। यहाँ पर जो ये हमारा एक लिंक डाला गया है इस डायरेक्शन में, इसमें देखिए 90 डिग्री का बेंड इसमें एक सिरे पर दिया है और ये एक सिरे पर 135 डिग्री का बेंड है। इसका अगला बेंड में वही काम करेंगे, यहाँ पर 135 आ जाएगा और इस सिरे पर ये 90 डिग्री का बेंड आ जाएगा। तो ये हमारे प्रोविजन थे 7.4 के ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के बारे में। अगला क्लास है 7.5 डिजाइन शियर फोर्स इन कॉलम। ये जो है लार्जर ऑफ ए एंड बी। ए में है फैक्टर्ड शियर फोर्स और बी में है फैक्टर्ड इक्विलिब्रियम शियर फोर्स व्हेन प्लास्टिक हिंज आर फॉर्म एट बोथ एंड ऑफ बीम गिवन बाय दिस फार्मूला। तो इसको एक मतलब समझ लें, डिजाइन शियर फोर्स की गणना कॉलम में ए और बी में जो पद दिए गए हैं इनके द्वारा शियर फोर्स की गणना हम करते हैं और दोनों में से जो बड़ा हो उसी को डिजाइन शियर फोर्स माना जाता है। तो ए में फैक्टर्ड शियर फोर्स है और बी में फैक्टर्ड इक्विलिब्रियम शियर फोर्स व्हेन प्लास्टिक हिंज आर फॉर्म एट बोथ एंड ऑफ बीम। यानी यहाँ ऐसे समझ लें, ये हमारा कॉलम है, कॉलम से यहाँ बीम ये कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये बीम कनेक्टेड है।
तो इस बीम के इस सिरे पर भी यहाँ पर प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गया है और इधर से जो बीम जोड़ रही है इसके भी सिरे पर प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गया है। तो ऐसी अवस्था में जो फैक्टर्ड इक्विलिब्रियम शियर फोर्स है उसके लिए ये दो फार्मूले दिए गए हैं। फॉर स्वे टू राइट, मतलब राइट डायरेक्शन में स्वे की अवस्था में BU इक्वल टू 1.4 MUAS प्लस MUBH। MUAS का मतलब होता है ए बिंदु पर, ए पॉइंट पर ये सैगिंग मोमेंट है और ये बी पॉइंट पर हॉगिंग मोमेंट है। इन दोनों का जोड़, यानी ये मोमेंट और ये मोमेंट, इन दोनों का जोड़ करके HST से हम भाग लगा देते हैं। ये हमारी इसकी हाइट है कॉलम की। और इसी तरीके से फॉर स्वे टू लेफ्ट, इसमें हम BU बराबर 1.4 MUAH प्लस MUBS बटे HST यहाँ पर लिखते हैं। इसमें MUAH, इसका मतलब यहाँ देख ले, ये हमारा लेफ्ट साइड में हॉगिंग उत्पन्न हो रहा है, राइट साइड में सैगिंग है। तो ये BS इसीलिए लिखा गया, B पॉइंट पर सैगिंग है और A पॉइंट पर हॉगिंग है। तो इन दोनों मूवमेंट को जोड़ करके HST से भाग लगा देंगे, 1.4 मल्टीपल से गुणा करेंगे, यही हमारा शियर फोर्स हो जाता है। कौन सा? फैक्टर्ड इक्विलिब्रियम शियर फोर्स। तो इन जो भी अवस्था हो, राइट स्वे हो तब ये फार्मूला प्रयोग करेंगे, लेफ्ट स्वे हो तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके फैक्टर्ड इक्विलिब्रियम शियर फोर्स निकालते हैं। फिर इन दोनों में से जो अधिक हो वही हमारा डिजाइन शियर फोर्स हो जाता है। इसके बाद क्लाज 8 है, 8 नंबर। इस क्लाज में स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट के बारे में बताया गया। स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट को अब नए कोड में एक शब्द और दिया गया है, क्लोज स्पेसिंग। इसे हम क्लोज स्पेसिंग भी कह देते हैं या स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट, ये दोनों एक ही चीज हैं। तो 8.1 में देखिए क्या है, स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट सेल नंबर 1 बी प्रोवाइडेड ओवर ए लेंथ L0, मतलब ये L0 दूरी तक प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कहाँ से? ये आप फिगर में ही मैं बता दे रहा हूँ इस पॉइंट को। ए पॉइंट में क्या बताया गया है कि जैसे ये हमारा ओवरऑल कॉलम है, इस कॉलम से एक बीम कनेक्ट है, तो जहाँ से बीम कनेक्ट है तो बीम के टॉप फेस से इसके ऊपर L0 दूरी तक और बीम के बॉटम फेस से नीचे की ओर L0 दूरी तक हमारा स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट दिया जाता है, यानी क्लोज स्पेसिंग दी जाती है। इसी तरीके से ये दूसरे फ्लोर की जो बीम है ये हमारी ये कनेक्ट हो रही हैं, ये दोनों सिरे पर जा रही हैं। तो इसके टॉप फेस से ऊपर L0 दूरी तक, इसके बॉटम फेस से नीचे L0 दूरी तक, यानी बीम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ L0 दूरी तक ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये ए में कहा गया है। अब ए में कहा गया कि L0 दूरी तक प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ L0 की वैल्यू कैसे गणना करते हैं उसके लिए वैल्यू दी है, फार्मूला दिया हुआ है कोड में ही। L0 शुड नॉट बी लेस देन, यानी ये 3 संख्याओं की गणना करेंगे, इनमें से किसी से इसका मान कम नहीं होना चाहिए। तो किससे कम नहीं होना चाहिए? लार्जर लेटरल डायमेंशन, यानी कॉलम की जो लार्जर लेटरल डायमेंशन है, जो बड़ी भुजा हो, एक। दूसरा है क्लियर स्पान का 1/6 भाग। ये एक फ्लोर है, इसका फ्लोर लेवल है और ये टॉप फ्लोर का बॉटम लेवल है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक कॉलम की जो क्लियर हाइट है वो H के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। तो यही इसी को क्लियर स्पान ऑफ द कहेंगे कॉलम का। तो क्लियर स्पान का 1/6 1/6 भाग यहाँ पर आपको गणना करना है दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में 450 मिलीमीटर दिया हुआ है। ये तीनों संख्याएं हम गणना कर लेंगे। तीनों संख्याओं में से L0 का मान किसी से भी कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो इनमें से बड़ा हो उससे कम नहीं होना चाहिए, तो उतना या उससे ज़्यादा हम मान सकते हैं। तो इस तरह से L0 हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद इसी का 8.1 का B दूसरा भाग है इसका। इसमें दिया है स्पेसिंग के बारे में। ये जो हमारी क्लोज स्पेसिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये क्लोज स्पेसिंग कितनी है, 2 छल्लों के बीच का अंतराल कितना है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग नॉट मोर देन 6 डाया,
इसके बारे में कहा गया है कि स्पेसिंग का मान ये 6 डाया से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें डाया किसका लिया गया है, स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार का। तो स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार के डाया का 6 गुना से ये अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्पेसिंग हो गया इसका। इसके बाद सी, हाँ यहाँ पर एक चीज और देख लें, ये हमने संकेत दिया है A1। A1 का मतलब है कि अमेंडमेंट नंबर 1 इस कोड का 13/920/2016 का अमेंडमेंट जारी हुआ है पहला, जिसको कि अमेंडमेंट नंबर 1 कहा गया है। अमेंडमेंट नंबर 1 के बारे में हम एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आप अगर देखना चाहें तो उस वीडियो को देख करके उसमें इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बताया गया है। वहाँ पर एक्चुअली पहले वाले कोड में इवन ये 13/920/2016 का जो कोड है उसमें भी इसमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, A, B और C। A में दिया है D/4, B में दिया है ये 6 डाया, बल्कि उसमें 8 डाया दिया है, तो इसमें 6 डाया दिया है। और यहाँ पर C जो है ये हमारा 100 mm, 3 संख्याएं दी थी, जिसमें अमेंडमेंट नंबर 1 में ये A और C इन दोनों को डिलीट कर दिया गया है। अब केवल स्पेसिंग निकालने के लिए हमें इसकी 6 डाया ही की गणना ही करनी होगी। तो स्पेसिंग नॉट मोर देन 6 डाया। तो यह हमारा अमेंडमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। अब हमको यही याद रखना है, A और B इसमें अब ये D/4 और 100 mm की गणना अब नहीं करनी है लेटेस्ट अमेंडमेंट 1 के अनुसार। अब इसका C भाग देखिए। C भाग में एक्चुअली जो हम टाई डालते हैं उस टाई का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इसकी जांच करनी होती है कि स्पाइरल लिंक या स्पाइरल बार, सर्कुलर लिंक या स्पाइरल बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इन दोनों का जो मैक्सिमम है उतना लिया जाता है। ये 2 फार्मूले कोड में दिए गए हैं, इनकी भी जांच की जाती है। तो पहला है 0.09 SB, यानी ये स्पेसिंग है, इंटू DK, ये डाया ऑफ कोर है, AG/AK -1 FCK/FY, ये पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप है 0.024 SB इंटू DK इंटू FCK/FY। इन दोनों में से जो अधिक हो उसी के बराबर ये लिया जाता है। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर लिंक अगर प्रोवाइड किए गए हैं कॉलम में, तो रेक्टेंगुलर लिंक के केस में यही फार्मूले इस तरह से दिए गए हैं, मैक्सिमम ऑफ, यानी इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसके बराबर लिया जाएगा ASH का मान। तो 0.18 SB इंटू H इंटू FCK/FY इंटू AG/AK -1। इसी तरह से 0.05 इंटू SB इंटू H इंटू FCK/FY। यहाँ पर देखिए H शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें H क्या है, H इज द लार्जर आउट टू आउट साइड ऑफ द लिंक। यहाँ पर हम एक फिगर बना दे रहे हैं। एक हमारी ये लिंक है, मान लीजिए ये छल्ला है, इस छल्ले का ये जो डायमेंशन है, ये भुजा इसके आउटर से इसके आउटर तक की जो दूरी है ये H कहलाएगी। यानी हम एक्चुअली निकालेंगे ये दोनों ज्ञात करेंगे और इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम H मानेंगे। इन दोनों में जो बड़ा हो उसको H मान लेंगे। तो H का मतलब क्या है कि इसकी जो दोनों साइड्स हैं बाहर से बाहर तक की, उनकी जो अधिकतम वैल्यू हो दोनों में से वो H के बराबर इस फार्मूले में लिया जाता है। तो ये हमारा ये क्लास हो गया। अब अगला है 8.2। 8.2 में देखिए इन फुटिंग, ये फुटिंग में यहाँ पर देखिए यही हमारा कॉलम आ रहा है, ये नीचे फुटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ जहाँ से फुटिंग स्टार्ट होती है उसके नीचे कॉलम में नॉट लेस देन 300 मिलीमीटर, यानी 300 मिलीमीटर से कम नहीं, अर्थात 300 या 300 से अधिक दूरी तक यही क्लोज स्पेसिंग या स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट ही प्रोवाइड किया जाता है।
जो स्पेसिंग हमारा जो छल्ले हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं L0 दूरी में, वही छल्ले उतने ही स्पेसिंग पर यहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं। और ये गहराई कितनी ली जाती है, ये गहराई जो है 300 मिलीमीटर से कम नहीं रखते, कम से कम 300 मिलीमीटर या इससे अधिक हम रख सकते हैं। तो ये हमारा 8.2 क्लॉज में इस बात को कहा गया है। अब इसके बाद जो है 8.3 क्लॉज में देखिए, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर इज नॉट विद इन द मिडिल h/2। इस बात को समझें। 8.3 में इस बात को कहा गया कि जैसे ये हमारी क्लियर हाइट है कॉलम की, तो ये कॉलम की क्लियर हाइट है। अब हम जब इसकी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की गणना करते हैं तो इसमें हम इसका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर भी ज्ञात करते हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर हमारा इज नॉट विद इन h/2, मिडिल h/2, यानी जो बीच का हाफ पोर्शन है, मिडिल हाफ जिसको कहेंगे, यानी ये मिडिल हाफ है, अगर इस भाग में पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर नहीं आता, यानी पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर इधर आ रहा है और किनारे आ रहा है, या इसके और ऊपर के 1/4 भाग में आ रहा है, अथवा नीचे के 1/4 भाग में पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर चला जाता है, तो उन दोनों केस में हम इस कॉलम की पूरी हाइट में समान रूप से क्लोज स्पेसिंग ही डाल देंगे, स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, सब यही इसी स्पेसिंग से हम सारे छल्ले प्रोवाइड करेंगे। ये बीच में ये d/2 दूरी पर ये छल्ले हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये बात कही गई कि अगर ऐसा है, अगर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर हमारा मिडिल हाफ में नहीं आता है तो पूरी लंबाई में समान रूप से स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट ही डाला जाता है। और इसके साथ ही साथ एक क्लॉज और है लास्ट में 8.4। 8.4 क्लॉज में देखें, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ स्टिफनेस, कॉलम की स्टिफनेस में वेरिएशन के कारण बाय एब्रप्ट चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन, किस कारण से, अचानक कॉलम के क्रॉस सेक्शन में परिवर्तन हो जाने से, यानी कॉलम कुछ दूरी तक किसी बड़े एक अधिक साइज का है और फिर एकदम से कॉलम का साइज घटा करके छोटा कर दिया गया हो, तो इसको कहते हैं एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन। एंड स्टेयर स्लैब, यानी इसमें मेजेनाइन फ्लोर, आरसीसी वॉल, यानी इस कॉलम के साथ कोई आरसीसी ये शियर वॉल अगर कनेक्ट की गई हो, मेजेनाइन फ्लोर कहीं पर आ रहा हो, या स्टेयर स्लैब इसके साथ कनेक्ट हो रही हो, उन सभी केसेस में ये रिकमेंड किया गया है कि पूरी लंबाई में समान रूप से स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट कॉलम में दे देना चाहिए। फिर उसमें ये L0 का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, यानी टोटल लंबाई में हम केवल स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारे कॉलम से रिलेटेड डिटेलिंग थी, उसके ये क्लास का हमने क्लास वाइज डिटेलिंग की है, उसमें कही गई बातों को समझाने का प्रयास किया है। तो डिटेलिंग ऑफ कॉलम का टॉपिक यहीं पर पूरा हो रहा है। इसके लिए आपसे सलाह है कि आप क्लास ये अमेंडमेंट नंबर 1 और अमेंडमेंट नंबर 2 डाउनलोड करके इनको भी आप देख लें, क्योंकि 2 अमेंडमेंट 13/920/2016 कोड के जारी हो चुके हैं। इसमें हालांकि अमेंडमेंट नंबर 2 में कोई विशेष चेंजेस नहीं हैं, कुछ चेंज हैं, उनको हमने पीछे के वीडियो में बताया है, डिस्कस किया है। मेजर चेंजेस अमेंडमेंट नंबर 1 में किए गए हैं, इसलिए आप अमेंडमेंट नंबर 1 को ज़रूर देख लें, कोड डाउनलोड कर लें। और अन्यथा हमने इसका एक वीडियो भी बनाया है अमेंडमेंट नंबर 1 का, उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने सभी बिंदुओं को ज़्यादा मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।